अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवल यारम बाय सुमेरा हमीद, केस नंबर 34। नॉवल में आगे बढ़ने से पहले एक दो छोटी छोटी बातें, और वो ये है कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके ये पूछ रहे होते हैं कि कितना नॉवल रह गया है, प्लीज़ हमें बता दें। हम नॉवल के ख़त्म होने के बाद आपके नॉवल को सुनना शुरू करेंगे। तो आप देखें कि ये बात थोड़ी सी अजीब लगी मुझे, क्योंकि एक नॉवल है जिसको मैं 2-3 महीने लगा के अपलोड कर रही हूँ, और आप उसके ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और उसके बाद आप उसे 2 दिनों में जो है वो सुन के या फिर स्किप करके उस नॉवल को ख़त्म कर देंगे, और आप साथ साथ उसे नहीं सुन रहे होंगे, कोई फ़ीडबैक आप नहीं दे रहे हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम 2-4 कमेंट्स ही होते हैं, लोग अपना फ़ीडबैक नहीं देते हैं कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे भी ये लगता है ना ही वीडियो पे लाइक्स उस तरह से होते हैं, ना ही व्यूज़ हैं, और यहाँ पे घंटों की रिकॉर्डिंग्स करना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर, जब कोई आपको मोटिवेशन इतनी नहीं मिल रही होती है। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप लोग मुझसे इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे लिए नॉवल लेके आएँ, तो फिर इतना तो बनता है कि आप लोग भी साथ साथ उसको सुनें और सपोर्ट करें। और अगर आप लोगों ने नॉवल ख़त्म होने के बाद ही सुनना है, तो फिर तो इस तरह से बहुत सारे और भी चैनल्स पे ये पूरे नॉवेल्स अपलोडेड हैं, वहाँ भी सुने जा सकते हैं। और दूसरी ये बात कि लोग ये भी कह रहे होते हैं कि मैं यारम की एपिसोड्स अपलोड नहीं कर रही होती हैं, तो यकीन जाने यारम को मैं बहुत इन्जॉय करके पढ़ना चाहती हूँ। इसे सर से उतारने वाली बात या ख़त्म कर देने वाली बात नहीं करना चाहती हूँ। आप लोग हर एपिसोड में देख सकते हैं कि मेरी एक्साइटमेंट लेवल और वो चीज़ें जो हैं वो वाकई शो कर रही होती हैं कि मैं इसे इन्जॉय कर रही हूँ। अब अगर मैं खुद ही थकी हुई होंगी या मेरा मूड ही नहीं होगा, तो मैं इसे किस तरह से पढूं। मैं इसको वाकई में बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए बहुत कम एपिसोड्स आती हैं जब मेरा दिल कर रहा होता है। और दूसरी बात ये कि अब वो आदत भी नहीं रही है बहुत लंबी रिकॉर्डिंग्स करने के लिए, और मेरा ज़्यादातर जो फोकस है अब वो शॉर्ट स्टोरीज़ की तरफ है, क्योंकि एटलीस्ट उनमें मेहनत कम लगती है। बेशक उन पे व्यूज़ कम आते हों, लेकिन फिर भी तो वो ज़्यादा ईजी है मेरे लिए। इसलिए अब मैंने इस बुक को तो शुरू किया हुआ है और मुझे ख़त्म भी करना है, तो इस बुक के बाद अब कोई लंबा नॉवल मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। और आपसे भी गुजारिश है कि जो छोटी स्टोरीज़ होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, प्लीज़ उन लोगों को भी देखा करें अगर आपको अच्छी लगें और अगर आपका दिल करे तो बढ़ते हैं नॉवल की तरफ और जानते हैं कि अमरहा और आलियान की कहानी में क्या होने वाला है। देर रात का वक्त है और सड़कें सुनसान सी हैं। कहीं दूर से किसी के कराहने और बेहंगम तरीके से गिटार बजाने की आवाजें गटमट होकर आ रही हैं। ऐसी आवाजें जिन पर कान खड़े हो जाएं और मसाम पसीने से भीग जाएं। हफ्ते की रात है, बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स अपनी अपनी जॉब, बार, क्लब से वापस आने और अपने अपने हॉल्स की तरफ आ रही हैं। कुछ होश से भी बेगाने हैं और उन्होंने पी रखी है, और सुनसान सड़क से गुजरते ऐसे मुख्तलिफ टोलों को रात के मुख्तलिफ औकात में जरा दूर एक जोकर भी नजर आ जाता है। उसे किसी फास्ट फूड कंपनी का वर्कर पहले समझे थे, और जोकर के हाथ पुश्त पर हैं, और फिर वो एकदम उन हाथों को सर से ऊपर उठाता है और हाथ में पकड़े हथौड़े को पूरी कुव्वत से जमीन पर गिरे इंसान की खोपड़ी पर दे मारता है। इंसानी खोपड़ी हो जाती है पाश पाश, और खून फव्वारे की सूरत सड़क पर बिखरता है, और जरा दूर से ये मंजर देखने वाले स्टूडेंट्स बामुश्किल अपनी चीखें दबाते हैं कि जोकर उनकी तरफ मुतवज्जा ना हो जाए, और खुद में भागने की कुव्वत बीदार करते वोल्टे पैरों भागने की कोशिश करते हैं कि ऐन उनके पीछे से दूसरा जोकर नमूदार हो जाता है, जिसके हथौड़े से खून टपक रहा है, और आगे पीछे वाले दोनों जोकर्स खर की आवाजें निकालते उनकी खोपड़ियों का निशाना लेते भागने वालों की तरफ लपकते हैं, जबकि तीसरा जोकर कहकहे लगाता और गिटार बजाता और माहौल को मजीद खौफनाक बनाने में मुआविन साबित होता चहलकदमी करने लगता है। सड़क तो स्टूडेंट्स की चीखों से गूंज उठती है, और खासकर तब तो मजा ही आ जाता है जब उन टोलों में बड़ी तादाद लड़कियों की होती है, और पूरा मैनचेस्टर तो हिल ही जाता है। आगे आगे वो और पीछे पीछे हथौड़ा मार जोकर्स। जी हाँ, ये असल में नहीं हो रहा, बल्कि प्रैंक सीजन ऑन है। सीनियर्स फॉर्म में आ चुके हैं और मशहूर ज़माना प्रैंक द क्लोन कलर से अमली मजाक की इब्तिदा कर दी गई है। उन्हें ऑफिशियली भी अब रोका ना जाए। आलियान, कॉरल, साई और शाहवेज ने इस ड्रामे की पहली किस्त सड़क पर छुप कर देखी, और हंस कर उनके पेट में तो दर्द ही हो गया था। उन्हें इस प्रैंक की खबर पहले से ही मिल चुकी थी, और कॉरल ने तो ये तक सोचा था कि एक जोकर वो भी बन जाए, लेकिन आलियान ने उसे ये कहकर रोक दिया कि हम अपने वक्त पर ही करेंगे। लेकिन जाने वालों का वक्त आ चुका है, और वो रह जाने वालों को सबक सिखा कर जाना चाहते हैं, जैसे कि
यूनी लाइब्रेरी जाने वाले रास्ते में एक मसरूफ गुजरगाह पर एक मुजस्समा खड़ा देखा गया, जिसके एक हाथ में किताब थी और दूसरा हाथ ठोड़ी पर था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जो कोई इस मुजस्समे के करीब से गुजरता और सर पर किताब पढ़ने की सूरत में पीछे पलट कर देखता तो वो 2-3 हार्ट अटैक उसके जिस्म के आर पार हो जाते, क्योंकि उनके पुष्ट पर खड़ा वही मुजस्समा उन्हें किताब मार रहा होता और मुस्कुरा कर हाय के लिए हाथ बढ़ा रहा होता। और धोखे के लिए वहां पहले असली मुजस्समा रखा गया था और उस दिन मुजस्समे की जगह सीनियर स्टूडेंट्स में से एक ने मुजस्समे का बहरूप बदल कर मुजस्समे के अंदाज में खुद को वहां खड़ा कर लिया था। कभी वो गुजरने वालों के आगे हाथ करके हाय कहता और कभी ठोड़ी पर से हाथ उठाकर बाल ठीक करने लगता और कभी हाथ से अपनी जुमाई रोकता और कभी गुजरने वालों को हाउ कहकर डरा देता। कई कमजोर दिल लड़कियां पूरी जान से चिल्लाती हुई पाई गई थी और उनमें से एक अमराहा भी थी। वो बस बेहोश होते होते ही तो बची थी। अमराहा को इन अमली मजाकों की आदत न थी और न ही इनके बारे में उसे मालूमात थी। अपनी तरफ से थी तो वो बहुत मोहतात, लेकिन फिर भी उसके साथ कुछ न कुछ हो ही जाता। जैसे कि एक दिन वो अपनी ही धुन में चली जा रही थी कि उसके आगे कमजोर और बीमार चाल में चलती मिसेस रेचल एकदम से दिल पर हाथ रख कर कराहती हुई जमीन पर गिर गई और अमराहा तो तेजी से उनकी तरफ लपकी। उनके मुंह से खून निकल रहा था और वो अटक अटक कर सांस ले रही थी। उसने उनका सर अपनी गोद में रखा और चिल्लाकर दूसरे स्टूडेंट्स को मदद के लिए बुलाने लगी और कितने ही स्टूडेंट्स भागते हुए आए और उनका सांस बहाल करने का चारा करने लगे और उनके दिल को पंप करने लगे। कोई दूसरा इमरजेंसी में फोन करने लगा और मिसेस रेचल, जो कि मैं मर चुकी हूँ की अमली तस्वीर बनी जमीन पर गिरी और उसकी गोद में सर रखे पड़ी थी, वो आंख मार कर अभी मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं का अमली सबूत देती उठकर बैठ गई। 11वीं बार अपनी कलाई पर पहले से बने सितारों में उन्होंने एक और सितारे का इजाफा किया और अपने कपड़े झाड़ कर यूनिवर्सिटी में कहीं और दिल के दौरे के करीबुल मर्ग मरीजा बनने के लिए फिर वो चली गईं। जितने ज्यादा मजाक यूनिवर्सिटी में किए जा रहे थे उससे ज्यादा तो हॉल्स में किए जा रहे थे। एक मजाक की बात के शूनी तक आई कि आलियान अपने कमरे को लॉक करना भूल गया था और ये वो फाश गलती थी जो पूरे तालीमी दौरानिये के दौरान किसी भी स्टूडेंट को मरकर भी नहीं करनी चाहिए। और जब तक उसे एहसास हुआ कि वो कमरा खुला छोड़ आया, थोड़ी देर हो चुकी थी और उसका सारा सामान और उसका बेड, मेज और कुर्सी, कपड़े, जूते, शैम्पूज तक हॉल के लॉन में रखे हुए थे और उन पर प्राइस टैग लगे हुए थे। उसके 2 जोड़े जूते, एक शर्ट और परफ्यूम तो बिक भी चुके थे। उस दिन बहुत से स्टूडेंट्स कमरे लॉक करना भूल गए थे क्योंकि वो रात को ठीक से सो ही नहीं पाए थे और इसलिए सो नहीं पाए थे कि रात गए फायर अलार्म बजने लगा था और सब हड़बड़ा कर उठे और कमरों से बाहर भागे और इसी दौरान बिजली बंद हो गई। और फिर गिरते पड़ते जब वो सब बाहर निकले तो कॉरिडोर में बिखरे कई 100 गुब्बारे जिनमें पटाखे भरे हुए थे उनके पैरों से फूटने लगे और पटाखों की धमक, अंधेरा और एक दूसरे के धक्के, यानी कि माहौल तो सही मुज़ाहिका खेज भी था और अलमनाक भी। और एक दूसरे पर गिरते वो जख्मी भी हो गए। और तभी आलियान की नाक पर चोट भी आई थी और उसे नाक पर बैंडेज लगाते काफी शर्म सी भी आई थी। यही प्रैंक लड़कियों के हॉल में भी हुआ था और ऐनी शाहिदीन का कहना था कि पटाखों और लड़कियों की चीखों ने हॉल की इमारत को जमीन से चंद फुट ऊपर उठाने का रिकॉर्ड भी बनाया था। ऐसा होना मुमकिन है, जी हाँ बिल्कुल, चीखों से आसमान सर पे उठा लेना। लातादाद प्रैंक कॉल्स भी की गई थी और एक कॉल तो दादा को भी मौसूल हो गई थी, यानी कि अमराहा के दादा को, कि अमराहा ने एक ईसाई लड़के से रजिस्टर्ड मैरिज कर ली है। और दादा की सेहत अच्छी थी वरना तो उन्हें अस्पताल जाने से कोई रोक न पाता और अमराहा के लिए दादा को ये समझाना महाल हो गया था कि ये सीनियर लड़कियों की शरारत है और कुछ नहीं, लेकिन दादा यकीन करने को तैयार नहीं थे क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो बातचीत हुई थी उनकी अमराहा से और जो तेवर बदलते हुए उन्होंने अमराहा के देखे थे, वाकई में यकीन करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। वेरा के पापा को यह बताया गया था कि वेरा मास्क पहनकर चाकू की नोक पर मैनचेस्टर वालों को लूटते हुए कई बार देखी गई है और लेडी मेहर को कॉल की गई कि आलियान ने हॉल की बिल्डिंग से कूद कर खुदकुशी करने की कोशिश की है। इंग्लिश डिपार्टमेंट के सीनियर्स ने एक दिन स्वांग रचाए थे और एक मिस्ट्री लड़की अमराहा बनी थी और उसने इतना लंबा दुपट्टा लिया था कि सब उस दुपट्टे से उलझ कर गिरने का ड्रामा करते पाए भी गए थे। और आर्ट डिपार्टमेंट के सीनियर्स ने यूनिवर्सिटी के मशहूर ज़हीन और कुछ ज्यादा ही मज़ाहिका खेज किस्म के स्टूडेंट्स की अजीब व गरीब तस्वीरें डिपार्टमेंट में
लगा दी थी कि सारी यूनिवर्सिटी उमड़ आई उन तस्वीरों को देखने के लिए। उनमें कॉरल की तस्वीर कुछ ऐसी थी जैसे नागहानी बला नामी पोस्टर की सूरत में सबसे ज्यादा देखा गया था। अमराहा तो हार्ट ब्रेकर पोस्टर को ही देखती रही और तस्वीर में आलियान की आंखें भेंगी थी पर फिर भी उसे अच्छी लग रही थी। और उसने उस पोस्टर की एक कॉपी हासिल कर ली और अपने पास महफूज कर ली। और उन्हीं दिनों यूनिवर्सिटी में ट्वीट भी बहुत आम हो गई थी और खासकर सीनियर्स बहुत फयाज हो गए थे। हाँ तो भाई ट्वीट अमराहा। उसके पास से गुजरती सारा ने चॉकलेट उसके आगे की जो अमराहा ने फौरन ले ली और खोलकर एक बड़ी बाइट भी ले ली। अख थू, उसका मुंह साबुन सुर्ख स्याही और न जाने किस किस चीज से भर गया था। अरे वो क्यों ना समझ पाई कि ये ट्वीट देने वाले जो सीनियर्स हैं इतने अच्छे कैसे हो गए, यकीनन इसमें कुछ होगा। उसके होंठ, जबान, दांत और ठोड़ी का कुछ हिस्सा भी सुर्ख हो गया। और उसने आलियान को देखा तो उसका भी यही हाल था। और फिर वो इतना हंसी कि उसकी आंखें पानी से भर गईं। दो भूखे उसने उसके पास जाकर इशारे से अपनी और उसकी तरफ इशारा किया और बची हुई साबुन ट्वीट उसके आगे की जो ऊपर नीचे से चॉकलेट में डूबी हुई थी। ये लो ट्वीट मेरी तरफ से, इसे भी खा लो। और हंसी के दौरान वो बामुश्किल बोली थी। और फिर उसने उससे कहा, वैसे तुम मानो या ना मानो आलियान, लेकिन हम दोनों ना एक ही जैसे हैं। और तुम ये भी मान लो कि दुनिया में कोई तुमसा है और ना ही मुझसा। और वो चाबी की गुड़िया की तरह सर मटका कर ये कहकर चली गई और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। जोजो से दरखास्त करके अमराहा ने आलियान के लिए एक स्केच भी बनवाया था और अब वो ये स्केच आलियान को देने जा रही थी। ये कहकर उसने कई हफ्तों की मेहनत के बाद तो उसके लिए बनाया था, जबकि वो तो सेब ऐसे बनाती थी कि पता नहीं चलता था कि यह सर पर उगी दुम वाली क्रिकेट की गेंद है या फिर टेनिस की या फिर गेंद की शक्ल की कोई दूसरी चीज। बस वो कुछ भी होता लेकिन सेब ना होता। और अब इतने दिनों की मेहनत, बल्कि हफ्तों की मेहनत के बाद उसने आलियान का स्केच बनवा ही लिया था और अब वो उसे देने जा रही है। आखिरी क्लास लेकर वो बाहर निकला ही था और उसने स्केच हाथ में पकड़ रखा था। यूनिवर्सिटी में आसपास मामूल से ज्यादा ही स्टूडेंट्स टहल रहे थे और फारिग से और फैले हुए से, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ना हो और सब बाहर ही हो। वो आलियान से जरा सी दूर थी कि आसपास फैले हुए चलते हुए स्टूडेंट्स ने मुंह से एक आवाज, रोबोटिक तर्ज का साउंड निकाला। साउंड ऊंचा भी था और सुर में भी जैसे स्पीकर से निकल रहा हो। 0 1 2 0 1 2। अमराहा जैसे दूसरे चौंक कर इधर उधर देखने लगे। बहुत तेज और मुरत्तब आवाज थी। 0 1 2 स्टार्ट साउंड एक्शन ऑन। फौजियों की तरह पैर जमीन पर मारे गए और जहां जो खड़ा था वो वहीं खड़ा रह गया। जामिद फ्रीज और कई 100 स्टूडेंट्स और कई 100 मुख्तलिफ अंदाज में। अमराहा और आलियान जैसे दूसरे स्टूडेंट सर उठा कर इर्द गिर्द देखने लगे। दूर दूर तक तो यही मंजर था। जो स्टिल थे उनके दरमियान और जो स्टिल नहीं थे वो कहीं अड़े हुए फंसे हुए खड़े थे। और क्लासेस लेकर निकलते दूसरे स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह खड़े होकर ये मंजर देखने लगे और दूर दूर तक ये साकिन इंसानी मुजस्मे खड़े थे और कोई हरकत थी और ना ही कोई आवाज। अमराहा 2 लड़कियों और 1 लड़के के दरमियान फंसी हुई खड़ी थी। आलियान 5 लड़कों में घिरा हुआ था। समझने में वक्त न लगा कि बड़े पैमाने पर कुछ होने जा रहा है। और कुछ वक्त ऐसे ही गुजर गया जब यूनिवर्सिटी के अंदर से अपनी आखिरी क्लासेस लेकर दूसरे स्टूडेंट्स भी निकल आए तो रोबोटिक आवाज फिर से गूंजी और वो था, कीप काम, स्टे स्टिल, एक्शन ऑन। और कोई घूम गया और किसी ने सर घुमा लिया और किसी ने पैर और किसी ने हाथ और कोई झुक गया और वो नई रोबोटिक शक्ल में ढल गए, जैसे रोबोट्स रुक कर भाग रही हों। और फिर अगले एक्शन पर उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और चौकोर खानों की शक्ल इख्तियार कर गए और उन चौकोर खानों में जूनियर्स आ गए। और अब अमराहा और आलियान आमने सामने के खानों में थे। हाय आलियान, मैं यहाँ हूँ। अमराहा ने खुशी से आवाज दी और गैर इरादी तौर पर आलियान ने फौरन गर्दन मोड़कर देखा। वो अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ,
उसने हाथ में पकड़े स्केच को लहराया और आलियान ने वापस ऐसे गर्दन मोड़ी जैसे कुछ देखा ही ना हो उसने। एक्शन ऑन की एक और जोरदार आवाज गूंजी और पैरों की धमक चकोर खान ये तकोन की शक्ल इख्तियार कर चुके थे और दूर दूर तक एक दूसरे से जुड़ा तकोनी जाल बना नजर आने लगा था। कई 100 स्टूडेंट्स अब कई हजार हो चुके थे और दूसरे स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता उनमें शामिल होते जा रहे थे। यूनिवर्सिटी के कोने खुदरों से निकलकर उन्होंने यकीनन इसकी मशक की थी और कॉरल दूर से भागता हुआ आया और एक तकोनी डब्बे में कूद गया। ऐसे दूसरे उन स्टूडेंट्स ने किया जो उस तकोनी जाल से बाहर खड़े थे और उन्हें तो इंतजार था इस लम्हे का। और फिर आवाज आई 01212 स्टे फोकस। इस बार वो घूमे, हाथ छोड़े, फिर हाथ पकड़े और अब वो दायरों की शक्ल इख्तियार कर चुके थे, लातादाद दायरों की और एक साथ जुड़े हुए दायरों की। स्टे फोकस, कीप काम, इट्स ट्रिब्यूट टाइम। आवाजें और बुलंद हो गईं और पहले से बना हुआ दायरा उससे बड़े दायरे बन गए। आलियान अमराहा एक दायरे में आ चुके थे और कॉरल सामने वाले में, और आवाज आई इट्स ट्रिब्यूट टाइम। आवाजें पैरों की धमक के साथ गूंज रही थी और फिर उन्होंने उनके गिर्द गोल गोल घूमना शुरू कर दिया और फौजी मार्च करने के अंदाज में। कई प्रोफेसर्स भी आ चुके थे और डीन को भी आना पड़ा था और सीनियर्स की आवाजों के अलावा हर कोई खामोश रहना चाहता था। वो कई हजार थे और जिस अंदाज से वो ये सब कर रहे थे वो काबिले तहसीन था। उनकी रिहर्सल की उड़ती उड़ती खबरें उन तक पहुंची थीं और उनके गिर्द गोल गोल मार्च करते उन्होंने अपनी आवाज को एक साथ मिलाकर अब गाना भी शुरू कर दिया था। उन्होंने कामयाब रिहर्सल की थी और उनकी आवाज कोर्स में थी और वो कह रहे थे We have paid our dues time after time but committed no crime. And bad mistakes, we have made a few. We had our share of sand kicked in our face, but we have come through and we mean to go on and on and on. We are champions. वो गा रहे थे, वो जो यूनिवर्सिटी से जा रहे थे। और इस सबको पढ़ते हुए मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की वो बातें, वो यादें, वो टाइम और वो हंसी और वो कहकहे और वो असाइनमेंट्स, वो क्विज़ेस, वो टेंशन लेना कि मार्क्स कितने आएंगे, जीपीए कितना होगा, क्या होगा, सर की असाइनमेंट दी नहीं दी, ओ माय गॉड, क्विज़ का टाइम हो गया, क्विज़ का पता ही नहीं था, ओ ये वाली असाइनमेंट मिस हो गई, अब सेंडअप्स आ गए, अब सेशनल्स आ गए, अब ये अब वो। और यकीन जाने 4 साल तो गुजर गए लेकिन कुछ याद नहीं कि कौन से पेपर में क्या था। अगर याद है तो सिर्फ अपना रोल नंबर याद है या फिर वो जो स्टूपिड हरकतें थी जिसे उस वक्त हम लोग लगते थे कि ओ माय गॉड हमने अपना इतना टाइम वेस्ट कर दिया, आज वही यादें हमारे साथ हैं। और वाकई अब रियलाइज़ होता है कि सीजीपीए मैटर नहीं करता, बल्कि अगर कुछ मैटर करता है तो ये है कि आपकी कितनी लर्निंग हुई है, आपने कितना कुछ सीखा है, वहाँ से चीज़ों को कैसे मैनेज किया है, अंडर प्रेशर कूल एंड काम वे में काम कैसे करना है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। यानी फ़न भी और लर्निंग भी। और जाते हुए आप अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? उन सारे लम्हों और उन सारी बातों और उन सारी खुशियों और उन सारी तकलीफ़ों को अपनी यादों में कैद किए। अब वो जा रहे थे और जाना तो सभी को होता है ना एक दिन, हमेशा के लिए तो कोई भी ना यहाँ आया था और ना ही इस दुनिया में, जाना तो सभी को था एक दिन। हर कोई अपना रोल यहाँ प्ले करता है और फिर वो चले जाता है। जैसे आज वो जा रहे थे, आज उनकी तो कल हमारी बारी थी। जाना तो फिर सभी को होता है। कुछ बिछड़े हुए मिल जाते हैं और कुछ मिलकर यहाँ हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। कुछ अच्छी यादों के साथ वापस लौट जाते हैं और कुछ हमेशा के लिए तन्हाई, तकलीफ़ें और दर्द समेट कर लौट जाते हैं। कुछ पा लेते हैं और कुछ पाए हुए को भी खो देते हैं और फिर उन रास्तों पर वो तन्हा चलते हैं
जिन रास्तों पर मुस्कुराहटें गूंजा करती थीं, जिन रास्तों पर खुशियां मुस्कुराती थीं, और फिर वो सिर्फ सब्र का हाथ थाम कर चलते हैं और फिर इतना चलते हैं कि रास्ते भी हैरान रह जाते हैं। किसी ने पूछा था कि ये रास्ता किस तरफ जाता है, तो जवाब आया था कि ये रास्ता तो कहीं नहीं जाता, बस इस पर चलने वाले लोग चले जाया करते हैं। ऐसे यूनिवर्सिटी इमारतें, वो डिपार्टमेंट्स वहीं के वहीं रह जाते हैं और उनमें रहने वाले लोग ढेर सारी यादें लिए वहां से हमेशा के लिए चले जाते हैं। और अब भी ऐसा ही हो रहा था। जी, तो वापस आते हैं सीन की तरफ और देखते हैं कि क्या हो रहा है और कौन कौन जा रहा है। सारा जा रही है, जिससे सर पर ज्यादा बाल पसंद नहीं थे। जैक, जो ट्वीट लेने में मशहूर था लेकिन वापस लेने में बदनाम था। डयाना, जिसे रोक कर पूछना पड़ता था कि वो लड़की है या लड़का। डेविड, जो अपने घुंघराले बालों को आयरन किए बगैर यूनिवर्सिटी नहीं आता था। अरफात, जो सिर्फ गर्मियों में कपड़े धोता था। डैनियल, जो क्लास में भी नाक में उंगली रखता था। और जूलिया, जिसे अपने सफेद चूहे के बगैर तो नींद ही नहीं आती थी। जोसेफ, जो हॉल मेट्स की कॉफी चुरा लेने और शैम्पूज में मिर्चें डालने से बाज नहीं आता था। डायना, जिसे दुनिया में मौजूद हर रंग अपने बालों में करना था। मार्क, जिसे हर लड़की अपनी मदद के लिए दस्तयाब पाती थी और हर लड़का गैर हाजिर। लेंडा, जो अपने हाथ के पकाए खाने खिला खिला कर कई हॉलमेट्स को अस्पताल भेज चुकी थी। एंडरसन, जो हर रात नाश्ता और हर दिन सोया हुआ पाया जाता था। और लियोन, जिससे बर्गर और पिज्जा की जगह भी किताबें दिखाई देती थी। और वो सब कई 100 स्टूडेंट्स भी, जो इधर उधर की पार्टियों में घुसकर खा पी कर आ जाते थे और जो यूनिवर्सिटी और मैनचेस्टर के कोनों खुदरों में सिर्फ सेल्फी लेते हुए पाए जाते थे। और वो भी जा रहे थे जिन्हें पिज्जा बॉय पिज्जा डिलीवर नहीं करते और जिन्हें पिज्जा पार्लर में घुसने भी नहीं दिया जाता था, और वो भी जिनके नाम इस फहरिस्त में लिखे जाते हैं, जिन्हें देखते रेस्टोरेंट, बार, क्लब से बाहर निकाल दिए जाने का हुक्म दिया जाता था। अब ये सभी यूनिवर्सिटी से जा रहे थे। यूनिवर्सिटी, बार, क्लब, सब की सब चीजें वहीं की वहीं हैं। अगर कोई छोड़कर उन्हें जा रहा था तो ये तमाम स्टूडेंट्स थे। टू 1 0 एक्शन रीलोडेड, स्टे स्टिल। ये कमांड आई फिर से सीनियर्स की तरफ से। गोल गोल दायरों में घूमते हुए वो रुक गए और उनका रुक जाने का अमल तो काबिले दीद ही था, बल्कि काबिले दाद था। एक्शन रीलोडेड, एक्शन ऑन। वर्क इट, मेक इट, डू इट, मेक्स अस। दोनों हाथों से चुटकियां बजाते, पाँव डगमगाते वो आगे बढ़ जाते और कहते, हार्डर, बेटर, फास्टर, स्ट्रॉन्गर। नया गाना, नया अंदाज, ज्यादा जोश, क्योंकि ये पीछे रह जाने वालों के लिए था। खुद वो जा रहे थे और दूसरों को वो नसीहतें और मोटिवेट करते हुए जा रहे थे। दायरों से बाहर निकले खड़े सीनियर्स ने दायरों के दरमियान में आकर बड़े बड़े गुब्बारे छोड़े और जैसे ही वो थोड़े ऊपर उठे उन्हें फायर करके फोड़ दिया और कहा, वर्क इट हार्डर, मेक इट बेटर एंड डू इट फास्टर। वो और बुलंद आवाज से अब गाने लगे थे और साथ तालियां भी बजाने लगे थे। और दास्तान गो ने अपना कलम और डायरी बैग में रखकर बैक क्रॉस किया और भागकर दायरे बनाने वालों में शमूलियत इख्तियार की और आवाज के साथ आवाज मिलाई और कहा, डू इट फास्टर, वी आर चैंपियंस। और गुब्बारे जो फजा में फूटे थे उनसे निकली अफशां बिखरने लगी, सुनहरी, सब, सुर्ख, पीली, हर रंग की, और उनके बालों और सिरों पर और उनके हाथों और चेहरों पर। अमराहा ने हाथ में पकड़ा स्केच खोलकर फैला लिया। अफशां उस पर गिरने लगी। उसने उसे अफशां से भीग जाने दिया और खुद को भी। अब हर चेहरा सज गया था और रंग गया था। काश तालियों की गूंज और कदमों की धमक और गाने के बोल कभी खत्म ही ना हो। काश फजा में बिखरी अफशां कभी समेटी ही ना जा सके, और काश के कोई जादूगर कमाल कर दिखाए और वक्त को ठहरा जाए। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी को ये याद रखना पड़ेगा कि जाते हुए सीनियर्स ने उसे कैसा खराज पेश किया था, और रह जाने वालों की आंखों में नमी आने में वक्त ना लगा।
दायरों में मुक़ीस स्टूडेंट्स ने इसे एहसास समझा, उनके लिए जो गाना गाया उन्हें वो तराना लगा। और अमराहा को ये ट्रिब्यूट इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लगा कि उसने एक ही दायरे में खुद को और आलियान को खड़े पाया था, और उसने कहा कि काश ऐसे दायरे रोज़ बने और फिर ये कभी भी ना टूट सकें। और साथ ही होता है ये सीन ख़त्म। सीनियर्स ने फिर एक पार्टी का भी एहतमाम किया था जो कि एक स्टूडेंट के घर के लॉन में हो रही थी। अमराहा आ चुकी थी और वेरा ने कहा था कि वो देर से आएगी, अलबत्ता कॉरल तो वहाँ पहले से ही मौजूद था। पार्टी में सब नॉर्मल था, बस 3 चीज़ें ही ज़रा सी अब नॉर्मल थीं। रुई से बनी शर्ट्स जिन्हें 3 स्टूडेंट्स ने पहन रखा था और मुख्तलिफ नज़र आने के लिए या फिर इवेंट को यादगार बनाने के लिए रुई की गोल गोल गेंदों को सी कर शर्ट की सूरत दी गई थी। बकौल उनके अपनी तर्ज का एक मुख्तलिफ पहनावा। भालुई लग रहे हैं। अमराहा उस तरफ देखने से इज्तनाब कर रही थी कि फिर उसकी हंसी नहीं रुकनी थी। और फिर एक लड़की आई और उसके पास से उससे अपनी लिपस्टिक पकड़ाई और कहा कि इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ो, मैं अभी आई और अपना पाउच कहीं रख कर भूल गई हूँ। अमराहा ने भी अनजाने में वो लिपस्टिक तो पकड़ी और जैसे ही लड़की गई उसे खोल कर देखा कि इसका शेड कैसा है, लेकिन उसमें से शेड के बजाय आग का शोला निकला। और ठीक उसी दौरान उससे जरा दूर शोर उठा और उससे आग के शोले नजर आए और साथ चिल्लाने की आवाजें भी, और मेजों पर सजे मशरूबात उन पर उछाले गए, उन पर जिन्होंने रुई से बनी शर्ट्स पहन रखी थी और जिनकी शर्ट्स में आग भड़क उठी थी, और तीनों बुरी तरह से उछल रहे थे और अच्छा खासा तो हंगामा ही हो गया था। आग तो बुझा दी गई, लेकिन ये आग उनकी शर्ट्स में लगाई किसने? इसने। कॉरल ने फौरन अमराहा की तरफ इशारा किया और अमराहा ने बहुत सख्त अंदाज से कहा, हर वक्त मजाक का वक्त नहीं होता कॉरल। और माहौल अब वाकई बहुत संजीदा हो चुका था। उन तीनों लड़कों को वाकई आग लग गई थी और अब उन्हें फर्स्ट एड के लिए अंदर ले जाया गया था। सारी पार्टी का माहौल बदल चुका था और उस पर कॉरल का ये मजाक। और कॉरल ने सबसे पूछा, यानी तुमने मजाक में नहीं संजीदगी से यह हरकत की है? अमराहा की तो संजीदगी देख ही ली ना आप लोगों ने। ये झूठ बोल रहा है, मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की? अमराहा ने देखा कि सीनियर्स के मूड एकदम से बदल गए थे और कॉरल मजाक के मूड में कतन नहीं था और कहने लगा, मैंने खुद देखा है इसे आग लगाते हुए, इसके हाथ में लाइटर भी है। यह हरकत सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अमराहा भी अब मजाक नहीं कर रही थी। हाँ, कर तो मैं ही सकता हूँ, लेकिन इस बार तो तुमने किया ना इंतहाई फजूल हरकत अमराहा, बल्कि बहुत फजूल। कॉरल खुद भी गुस्से में लाल हरा हो रहा था। ऐसे काम मैं नहीं तुम करते हो और ये लाइटर मुझे उसने पकड़ाया। ये कहकर उसने लड़की की तलाश में आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन वो वहां थी नहीं। और कॉरल उससे पूछने लगा कि किसने? एक लड़की ने। अब वो यहाँ है नहीं, वो यही है और वो तुम हो अमराहा। मैं नहीं, वो तुम हो। अमराहा को तेज आवाज से चिल्लाना पड़ा और सब जानते हैं कि ऐसे काम सिर्फ तुम ही करते हो, मैं नहीं। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ, इसीलिए तो इस बार तुमने ये हरकत की ताकि सब मुझ पर इल्जाम लगाएं। तुमने मुझे तंग करने के लिए इन्हें जलाना चाहा। ऐसी जानलेवा हरकतें मैंने तो कभी नहीं की। और उसकी आवाज और तेज हुई और कहने लगी, तो तुम मुझ पर भी कैसे इल्जाम लगा सकते हो? और यहाँ और भी तो लोग हैं, मैं ही क्यों? क्योंकि मैंने खुद तुम्हें देखा है और मेरा दावा है कुछ और लोगों ने भी तुम्हें देखा होगा। झूठ, गलत। मुझे तो हंसी भी नहीं आ रही ऐसे घटिया इल्जाम पर। और कॉरल और संजीदा हुआ और कहने लगा, शर्मिंदगी तो होनी चाहिए ना अमराहा। जिस किसी और ने मुझे आग लगाते देखा है वो बताए। अमराहा ने सबके संजीदा चेहरों की तरफ देखकर उनसे पूछा। और फिर पार्टी मेजबान ने कदरे तासुफ से कहा कि जो भी हुआ उसे जाने देते हैं, लेकिन अमराहा तुम्हें ऐसा मजाक करना नहीं चाहिए था। और अमराहा तो उसे देखती रहेगी। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, तुम कॉरल की बात का। और उसने इसकी बात को टोकते हुए कहा कि बात कॉरल की नहीं है, उन लोगों की जान की है और मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुमने ये किया है। अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो तुम दोनों, अच्छा तो तुम दोनों मिले हुए हो ना। और फिर उसने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें बात ख़त्म कर देनी चाहिए। और पार्टी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई थी।
لیکن ایسی شرارتیں بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں امرہا۔ اب سینئر لڑکی سارا نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے سے کہا، اور ان سب کی نظروں میں ملامت اور افسوس تھا، اور اس کا تو دل ہی بھر آیا۔ ان سب سے اس کی کتنی اچھی ہیلو ہائی تھی، اور پھر بھی وہ کورل کی بات کا یقین کر رہے تھے۔ ایک صرف لائٹر اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے پاس اور کیا ثبوت تھا؟ امرہا کی تو آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اسے یہ خیال بھی آیا تھا کہ وہ سب مذاق کر رہی ہوں گی، لیکن ان کی شرٹس میں واقعی آگ لگ گئی تھی، اور ماحول گواہی دے رہا تھا کہ وہ مذاق نہیں کر رہے اور وہ اسی پر شک کر رہے ہیں۔ اور اس نے پھر سے کہا، میں نے آگ نہیں لگائی، میں پاگل ہوں جو ایسی حرکت کروں گی؟ شرٹ کے ساتھ انہیں بھی تو آگ لگ سکتی تھی نا، اتنی عقل تو ہے مجھ میں۔ آپ سب اس کورل کی بات کا یقین کر رہے ہیں؟ ارے یہ تو دشمن ہے میرا۔ ہاں، میں اسے ضرور آگ لگاتی اور پھر مان بھی لیتی اگر یہ جل کر مر جاتا تو۔ اور اس کی آنکھیں تو چھلک جانے کے قریب تھیں۔ اور جیک نے اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے کہا کہ میں نے بھی تمہیں آگ لگاتے ہوئے دیکھا ہے امرہا۔ اور امرہا نے جیک کو بے یقینی سے دیکھا۔ کیا تم سب میرے ساتھ پرینک کر رہے ہو؟ اور جیک نے تنزن کہا، پرینک تو تم نے کر دکھایا ہے۔ اور جیک کے اس انداز پر اس کی آنکھیں چھلک ہی پڑی اور آنسو بہہ نکلے، اور ایسے ماحول میں رہنے کا کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے۔ وہ مڑ کر جانے لگی۔ اسے اب یہ امید نہیں رہی تھی کہ کوئی اسے آواز دے کر روکے گا، لیکن جیک کی آواز آئی اور اس نے کہا، تم ایسے نہیں جا سکتی امرہا۔ کیوں؟ تم بھی پولیس کو بلوانا چاہتے ہو؟ اس نے تلخی سے مڑ کر کہا۔ نہیں۔ اچھا تو پھر اور بے عزتی کرنی ہوگی میری؟ نہیں، صرف اتنا بتانا ہے کہ تمہاری روتی صورت دیکھے بغیر ہم میں سے کوئی بھی یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا، اور وہ روئی کے بھالو بھی۔ جیک نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا اور تینوں بھالو نئی شرٹس میں بنے ٹھنے کھڑے دانت نکال رہے تھے، اور کورل نے آنکھ ماری۔ دیکھو، انہیں میری مدد چاہیے تھی اور میں انکار نہیں کر سکا۔ اور امرہا ان سب کو حیرت سے دیکھتی رہی۔ آخر بڑھاپے میں ہمارے پاس کچھ تو اثاثہ ہونا چاہیے تھا نا، ہمیں معاف کر دینا، اور ہمیں یقین ہے کہ تم جانے والوں کو تو معاف کر دو گی۔ وہ ضرور جانے والوں کو تو معاف کر دے گی، لیکن انہیں کبھی یہ نہیں بتا سکے گی کہ انہوں نے اسے اس کی کس کیفیت کا شکار کر دیا تھا۔ وہی پارٹی ہے، وہی اسٹوڈنٹس، وہی ماحول، وہی پرینک، اور ان کا شکار وہی امرہا، لیکن وہ کہاں ہے جو اس کی روتی صورت پر ہنس نہیں سکا تھا؟ وہ جو عین اس کے سامنے آ بیٹھا تھا، جس مرد کی آنکھوں کے اتنے قریب سے اس نے پہلی بار دیکھا تھا، وہ کہاں ہے؟ امرہا کبھی نہیں بتا سکی کہ اس پرینک سے اسے کتنی اذیت پہنچی تھی، کیونکہ وہ شخص اب اس کی زندگی میں نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا وہ ابتدا تھی؟ وہ اس کے رونے پر فدا ہوا تھا اور وہ اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکا تھا۔ یہ سب اسے اب کیوں معلوم ہو رہا ہے؟ اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ وقت ایک بہروپیہ ہے، یہ ہمیں ڈھونڈ کر ایک نئے سوانگ میں ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا ہر سوانگ ہمیں محسوس کرتا ہے نامحسوس، اور وقت ایک ظالم بہروپیہ ہے۔ پھر دیکھا اس نے کہ آخری ہی لمحوں میں آلیان بھی پارٹی میں آ چکا تھا۔ ہاں، اس نے محسوس کر لیا تھا اور وہ اس میں غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اگر اب بھی وہ دھاڑے مار کر رونا شروع کر دے گی تو کیا وہ اس کے عین سامنے آ کر بیٹھے گا، اور کیا اس کی صورت سے لگے گا کہ وہ اب بھی اس کے ساتھ رونے کو تیار ہے؟ اب آلیان نے آخری منظر دیکھ لیا تھا اور اس کی ڈبڈبائی آنکھوں کو بھی، اور دیکھ کر تو اس نے فوراً اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کے پاس اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا، اور یہ ٹھیک نہ ہوتا، کیونکہ کل رات ہی تو اس نے مارگریٹ کے الفاظ اپنے ذہن میں نقش کیے تھے۔ اس نے کہا تھا نا کہ میں ہر رات اس سے نفرت کرنے کا عہد دہرا کر سوتی ہوں، اور میں ہر صبح اس عہد کو توڑتے ہوئے اٹھتی ہوں۔ دنیا میں ہر بیماری کا علاج ہوگا، لیکن محبت کا نہیں، اور بے شک محبت ایک بیماری ہے، اس صورت میں جب یہ ختم ہونے میں نہ آئے اور ختم کر دے۔ ان الفاظ کو مارگریٹ کے اس نے کل رات ہی تو اپنے ذہن سے نکالا تھا، اسی لیے فوراً اس نے اس سے نگاہیں پھیر لی تھیں، اور اب وہ خود ختم ہونا نہیں چاہتا تھا، اور اس بے لگام جذبے کو ہی ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ بے قاعدہ مارگریٹ کی ڈائریاں پڑھنے لگا تھا، جنہیں درد کے احساس سے پڑھنے سے وہ پہلے ڈرتا رہا تھا،
لیکن اب ان لفظوں کو اپنے دل پر وہ کندہ کر رہا تھا جن لفظوں کو کسی نے رد کیے جانے کے کرب سے کشید کیا تھا، کیونکہ یہ عام الفاظ تو نہیں تھے، بلکہ یہ وہ احساسات تھے جنہیں لیے کوئی مر چکا تھا۔ رد کیے جانے کے بعد وہ جو کرب اور وہ تکلیف محسوس کرتے ہوئے کسی نے اپنے جذبات رقم کیے تھے اور جنہیں لیے کوئی مر چکا تھا، اب اسے وہ پڑھنا تھا، اور آلیان مارگریٹ کو اب یہ ڈائریاں پڑھتے رہنا تھا، اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوتا ہے ختم، اور آج کی ایپیسوڈ بھی۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ امراحہ کی بھی ڈائری کو شاید کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی ڈائری کے صفحہ نمبر 1 پہ کیا لکھا ہوا ہے وہ ہم جانیں گے۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو اسی نوٹ کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں کہ میں ہر رات اس سے نفرت کرنے کا عہد دہرا کر سوتی ہوں، اور میں ہر صبح اس عہد کو توڑتے ہوئے اٹھتی ہوں۔ دنیا میں ہر بیماری کا علاج ہوگا لیکن محبت کا نہیں، اور ہاں بے شک محبت ایک بیماری ہے اس صورت میں جب یہ ختم ہونے میں نہ آئے اور ختم کر دے۔ اس سے مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ہر روز سوچتا ہوں کہ تجھ کو بھول جاؤں گا، اور ہر روز یہ بات ہی بھول جاتا ہوں، کچھ اسی طرح کا تھا۔ اور خیر، اب جو عہد کر لیا ہے آلیان نے کہ وہ خود کو ختم نہیں کرے گا بلکہ اس جذبے کو ختم کر دے گا، اور وہ تکلیف جسے وہ پہلے پڑھتے ہوئے ڈر لگتا تھا اسے کہ ماں کی ڈائری پڑھنے سے، اور وہ ان جذبات اور ان تکلیف دہ احساسات اور اس کرب کو جو کہ کسی کو رد ہونے کے بعد محسوس ہوتا ہے، اسے وہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا، تو اب وہ باقاعدہ اسے پڑھ رہا تھا، اور اپنے دل کو شاید وہ پتھر کرتا ہوا جا رہا تھا۔ تبھی تو وہ امراحہ کو معاف نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی تو وہ امراحہ سے دور رہ رہا تھا، تبھی تو امراحہ کے آنسو بھی اسے پگھلا نہیں پا رہے تھے۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ ضرور بتائے گا کمنٹ سیکشن میں، اور یہ جو پرینکس والا سین اور یونیورسٹی والا سین تھا، یہ اب تک کا اس ایپیسوڈ کا میرا فیوریٹ سین رہا تھا، بہت ساری یادیں اس سے جڑی ہوئی تھیں۔ اگر کچھ ہو آپ کے پاس بھی شیئر کرنے کے لیے تو ضرور بتائے گا کمنٹ سیکشن میں۔ کافی مزے کا ناول ہے، مطلب سسپینس بہت زیادہ نہیں ہے اس ناول میں، لیکن انٹرٹیننگ کافی ہے، کافی ساری چیزیں اس میں جو دکھائی گئی ہیں۔ اگر آپ لوگ یونیورسٹی میں ہیں تو اس ناول کو بہترین انداز میں آپ ہی لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس کی کہانی ہے، اور یونیورسٹی میں گزاری جانے والی زندگی اور ہاسٹلز میں رہنے والی زندگی اور اپنی فیملی سے دور رہ کر گزاری جانے والی زندگی، اسٹڈیز کا پریشر، اور بہت سارے سبق ہیں اس ناول میں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔